हमने किया। तो ये अपने पास आता है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस। तो आपको डुअल नेचर का मतलब तो कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा कि डुअल नेचर मतलब होता है किसी चीज़ के दो नेचर होना। जैसे कि अपने पास किसी चीज़ के दो नेचर होना, तो यहाँ पर रेडिएशंस के दो नेचर बताए गए हैं। रेडिएशन मतलब क्या होता है, जो सन से रेडिएशन आए, मतलब किसी सोर्स से जो रेडिएशन आती है, लाइक बल्ब से जो रेडिएशन आ रही है, मीन्स जो लाइट अपने पास आ रही है, इसके दो नेचर बताए गए हैं। सबसे पहले अपने पास ना इस लाइट का एक ही नेचर बताया गया था, बिकॉज उस समय डिस्कवरीज उतनी सब नहीं हो पाई थी। तो अपने पास एक नेचर बताया गया विच इज़ अपने पास था वेव नेचर, कि लाइट जो ट्रैवल करती है वो वेव के फॉर्म में अपने अर्थ में ट्रैवल करती है सन से। बट उसके बाद अपने पास आइंस्टाइन आए, इन्होंने कुछ डिस्कवर करने का ट्राई किया, न्यू डिस्कवर करने का ट्राई किया। इन्होंने अपने पास ये बताया कि वेव मतलब जो अपने पास लाइट आ रही है, रेडिएशन जो आ रही है, वो पार्टिकल के फॉर्म में ट्रैवल करती है। वेव के फॉर्म में तो ट्रैवल करती है, बट उस लाइट में जो अपने को लाइट दिखती है उसके अंदर अपने पास छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं डुअल नेचर में अपने पास दो नेचर बताए गए हैं लाइट के, रेडिएशन के। पहला आता है वेव नेचर, दूसरा आता है अपने पास पार्टिकल नेचर। अपने पास जो पार्टिकल इन्होंने डिफाइन किया वो पार्टिकल था अपने पास फोटॉन। फोटॉन क्या है, वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन नहीं है। प्रोटॉन अपने पास डिफरेंट चीज़ है, ये अपने पास फोटॉन है जिसका कोई मास नहीं होता है अपने पास। वेव क्या होती है, वेव अपने पास ये जो आपके पास दिख रही है ये अपने पास वेव है। तो इन्होंने क्या कहा, सबसे पहले ये अपने पास सन है, सन से जो रेडिएशन आ रही है, जो अपने को स्ट्रेट अपने पास ऐसी दिख रही है कि वो एकदम स्ट्रेट आती होगी, वो इस वेव के फॉर्म में अपने पास आती है। किसने बताया था ये सब, ये वेव अपने पास मिल्कन्स ने बताया था। अपने पास ये बताया था विलियम क्रॉस ने। तो विलियम क्रॉस ने अपने पास क्या कहा था कि ये जो अपने पास लाइट आ रही है, रेडिएशन जो आ रही है, ये वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है। आइंस्टाइन ने उसके बाद ये बताया कि इस जो अपने को कुछ अपने पास शो नहीं हो रहा है लाइट के अंदर, बट यहाँ पर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इन पार्टिकल्स को उन्होंने नाम दिया फोटॉन। केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं क्वांटम एटॉमिक थ्योरी, तो वहाँ पर भी बताया जाता है कि छोटे छोटे क्वांटम्स मीन्स पैकेट के फॉर्म में जो है एनर्जी ट्रैवल होती है। उन पैकेट्स को हम क्या कहते हैं, फोटॉन्स कहते हैं। तो यहाँ पर दो नेचर बताए गए हैं, वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर। तो लाइट के दो नेचर होते हैं, आपको याद रखना है, वेव एज वेल एज पार्टिकल। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि ये पार्टिकल जो अपने पास है फोटॉन, इस फोटॉन का बड़ा इंपॉर्टेंस है अपने पास, बिकॉज जितनी भी एनर्जी आएगी, मतलब अपने पास लाइट आ रही है, अपनी जो लाइट आ रही है, अगर उसके बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो हम इन फोटॉन से निकाल सकते हैं, बिकॉज ये लाइट फोटॉन से ही मिल करके बनी है। तो ये फोटॉन क्या है, फोटॉन ये पैकेट्स है, बिकॉज अब अपनी लाइट आ रही है, ट्रैवल कर रही है सन से, तो कुछ ना कुछ एनर्जी से तो करेगी। इन फोटॉन्स में वो एनर्जी प्रेजेंट होती है। तो फोटॉन एक्चुअल में क्या है, फोटॉन अपने पास है पैकेट्स ऑफ एनर्जी। क्या है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के अपने पास क्या है, ये पैकेट्स हैं। इन फोटॉन को हम कहते हैं पैकेट्स ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी इनके पास कितनी प्रेजेंट होगी, एनर्जी का फॉर्मूला आता है यहाँ पर एक, विच इज प्लैंक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। तो ये अपने पास क्या बताया गया है, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स नाम के साइंटिस्ट ने दिया था कांस्टेंट। तो ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। अब ने कहा कि एनर्जी इस फोटॉन की डिफाइन होती है प्लैंक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। ये अपने पास क्या है, ये अपने पास है फ्रीक्वेंसी, दिस इज फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी क्या होगी, प्लैंक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। किसी भी फोटॉन की एनर्जी डिपेंड करती है प्लैंक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। बट प्लैंक्स कांस्टेंट तो एक कांस्टेंट है, ये तो हर फोटॉन के लिए सेम होगा, चाहे वो कितनी भी फ्रीक्वेंसी से आ रहा हो। तो इसकी एक वैल्यू कांस्टेंट होती है विच इज 6.62 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। जूल सेकेंड इज द यूनिट ऑफ इस प्लैंक्स कांस्टेंट, जो एनर्जी की यूनिट होती है। तो किसी भी एनर्जी के लिए ये प्लैंक्स कांस्टेंट, मतलब फोटॉन के लिए कांस्टेंट तो प्लैंक्स कांस्टेंट तो सेम ही होगा। तो एनर्जी डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो यहाँ हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी, जैसे कि अपनी जो फोटॉन है, फोटॉन जो है ये क्या हो रहा है, ये लाइट के फॉर्म में आ रहा है। लाइट कितने कलर्स की होती है अपने पास, अपने साइंस में पढ़ा होगा, विब ग्योर। ये अपने पास क्या है, लाइट्स के कलर्स हैं।
क्या है ये अपने पास? लाइट के कलर है, कलर ऑफ लाइट्स है ना ये। अब अलग अलग कलर की लाइट आ सकती है। अब अलग अलग कलर की लाइट में फोटोन तो प्रेजेंट होंगे ना अपने पास, उनके अंदर फोटोन तो प्रेजेंट होंगे, चाहे वो वायलेट हो, इंडिगो हो, ब्लू हो, ग्रीन हो, येलो हो, ऑरेंज हो, रेड हो, उनके अंदर फोटॉन्स प्रेजेंट हो गए। अब वो अलग अलग एनर्जी के प्रेजेंट हो गए, बिकॉज हम जैसे ही विबग्योर में रेड की तरफ वो इंक्रीज हो रही है। तो एक एनर्जी के फॉर्मूले से हम ये भी निकाल सकते हैं, बिकॉज फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है अपने पास वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। ये क्या है अपने पास? वेलोसिटी। ये होता है अपने पास वेवलेंथ, वेवलेंथ। तो ये अपने पास क्या है? वेवलेंथ है। ये वाली जो वेव है इसकी लेंथ कितनी है? बिकॉज वेव के फॉर्म में अपने पास जो है लाइट ट्रैवल हो रही है, ऑब्वियस है कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी उसके पास होगी। अब हम देखते हैं कि इन लाइट में से किस लाइट की जो फोटोन है उनमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी। अब देखो एनर्जी हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी को हम लिख सकते हैं c डिवाइडेड बाय लैम्डा लिख सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है अपने पास? वेवलेंथ, सॉरी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से डायरेक्ट रिलेशन है और वेवलेंथ से इनवर्स रिलेशन है। एनर्जी का रिलेशन जो वेवलेंथ है इससे इनवर्स है और एनर्जी का रिलेशन फ्रीक्वेंसी से डायरेक्ट रिलेशन है। तो मैं अगर ले लूँ वॉयलेट कलर, वॉयलेट ले लूँ और मैं रेड कलर ले लूँ, अगर मैं इनको कंपेयर करूँ कि एनर्जी किस वाले कलर के फोटोन में ज़्यादा होगी, किस वाले, जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं वेवलेंथ क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है और फ्रीक्वेंसी जो है डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ हम देख सकते हैं एनर्जी का रिलेशन क्या है? इससे डायरेक्ट है और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या है? इनवर्स है। जैसे ही हम विबग्योर में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो यहाँ पर अपने पास जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज होती है और जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज हो रही है। तो वॉयलेट वाले में आप देख रहे हैं डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है? फ्रीक्वेंसी के साथ। तो फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब रेड वाले में सबसे कम फ्रीक्वेंसी होगी। तो फ्रीक्वेंसी सबसे अगर कम होगी तो एनर्जी भी सबसे कम होगी, तो यहाँ पर लेस एनर्जी का फोटोन दौड़ेगा। और वॉयलेट वाले के केस में क्या होगी? फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी तो एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर अपने ने देखा वॉयलेट वाले में सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक फोटोन होगा और रेड वाले में सबसे कम एनर्जेटिक फोटोन अपने पास देखा जाएगा। तो C अपने पास क्या है? ये जो हमने वेलोसिटी देखा, वेलोसिटी किसकी होगी? ऑब्वियसली ये वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ये जो वेलोसिटी ऑफ लाइट हम देख रहे हैं इसकी वैल्यू डिफाइन होती है, बिकॉज लाइट की वेलोसिटी जो है ये कांस्टेंट होगी, 3 मल्टीप्लाइड ये अपने पास वेलोसिटी है। तो यहाँ पर मीटर पर सेकेंड इनवर्स जूल अपने पास आएगी। उसके बाद एनर्जी की अपने पास यूनिट होती है, एनर्जी की यूनिट अपने पास होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर आपको जूल में कन्वर्ट करना है तो 1.6 मल्टीप्लाइड आएगी। तो यहाँ पर हमने ये देखा। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे मैं बोलूँगी फिनोमिना हैं जो पार्टिकल नेचर को डिफाइन करते हैं, कुछ ऐसे फिनोमिना हैं जो रेडिएशन के वेव नेचर को डिफाइन करते हैं। पार्टिकल नेचर कब डिफाइन होगा? जब अपने पास मतलब सपोज करो अपने पास आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो हम आगे पढ़ेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है? सपोज करो ये मेटल सरफेस है, डिटेल में भी आएगा। यहाँ पर हमने लाइट को भेजा, तो लाइट को भेजने के बाद इसने यहाँ पर से कुछ पार्टिकल को, इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करा दिया। क्या करा दिया? इमिट करा दिया पार्टिकल्स को। पर आप सोच के देखो, अगर कोई चीज़ किसी चीज़ को इमिट करा रही है तो उसका खुद का भी तो कुछ मास होगा, मतलब वो खुद भी तो एक पार्टिकल होगा। पार्टिकल है तभी आगे पार्टिकल को उसने क्या किया? इमिट कराया। तो यहाँ पर इन्होंने क्या हुआ? इंट्रैक्शन टू अदर पार्टिकल, दूसरे पार्टिकल से इंट्रैक्शन करा रहा है, इट मीन्स ये पार्टिकल है, तभी तो दूसरे पार्टिकल को क्या कराया? इमिट कराया। बट वेव नेचर डिफाइन करने के लिए अपने पास आते हैं डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। तो यहाँ पर क्या होता है? इंट्रैक्शन बिटवीन इटसेल्फ,
खुद के साथ में ही अपने पास क्या होता है, वेव का इंट्रैक्शन होता है। इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, ये एक वेव नेचर अपने पास डिफाइन होता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, ओवरऑल अपने ने वेव देखा, पार्टिकल देखा। इसके बाद हम एमिशंस देखेंगे कि एमिशन क्या होता है, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखेंगे एमिशन करने के लिए। तो ऐसे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी एनसीईआरटी ने दी है, जिसमें आपने सुना होगा कैथोड एंड एनोड रेज। तो ये रेज कैसे अराइज होती है, इनका नेचर कैसे होता है, ये किस चीज़ पर डिपेंडेंट है और कौन सी रेज है जो डिपेंडेंट नहीं है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पर अपने पास कॉन्सेप्ट आता है कैथोड एंड एनोड रेज। ये रेज हमने कहीं ना कहीं सुनी है, अगर हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो कैथोड एनोड रेज का बहुत जगह पर आप इम्पोर्टेंस देखेंगे। सबसे पहले अपने पास क्या प्रेजेंट होती है, ये अपने पास कोई ग्लास ट्यूब प्रेजेंट है, ये है ग्लास ट्यूब। और यहाँ पर हमने किसी भी एलिमेंट की हमने यहाँ पर गैस फिल कर दी है। लाइक हम फिल कर सकते हैं हाइड्रोजन, हीलियम एंड व्हाटएवर। आप सपोज करो मैंने हाइड्रोजन की यहाँ पर गैस, तो यहाँ पर उसके क्या रहेंगे, गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे। ऑब्वियस है, अगर मैंने यहाँ पर गैस ली है तो वहाँ पर गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। सपोज करो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मैंने ली है और हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर प्रेजेंट है। अब हमने देखा यहाँ पर हमने एक पॉजिटिव एंड लगाया है, यहाँ पर एक नेगेटिव एंड यहाँ पर लगाया है। तो ऑब्वियस होगा कि इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, बिकॉज यहाँ पर हमने दोनों साइड जो है अलग अलग चार्जेस को रखा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, क्रिएट होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने क्या लिया है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है टेक ए ग्लास ट्यूब, और उसमें मैंने क्या फिल किया है, फिल द गैस, मैं बोल सकती हूँ हाइड्रोजन गैस, आप कोई भी गैस ले सकते हैं। मैंने हाइड्रोजन गैस ली है यहाँ पर, और यहाँ पर दूसरा हमने क्या किया है, पोटेंशियल डिफरेंस, क्रिएट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ होगा, क्रिएट होगा, बिकॉज पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या हो जाएंगे, अपने पास स्प्लिट हो जाएंगे। यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, आयोनाइज हो जाएंगे। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो चुका है, तो ये जो मॉलिक्यूल है अपने पास, जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होंगे ये आयोनाइज हो जाएंगे। आयोनाइज हो जाएंगे मीन्स आयंस देने लगेंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यहाँ से आयोनाइज हुआ तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब हाइड्रोजन में से अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो उस पर क्या, कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर अपने पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पर मैं ये कैथोड रेज यहाँ पर मैं ग्लास ट्यूब को फिर से ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर आयोनाइज हो गई है गैस बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट अक्रॉस दी ग्लास ट्यूब। तो ग्लास ट्यूब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है, तो यहाँ पर अपनी जो गैस है, मॉलिक्यूल्स है, ये आयोनाइज हो गए हैं, इन्होंने इलेक्ट्रॉन दे दिया है। अगर हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, प्रेजेंट होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि हमेशा पॉजिटिव साइड पर मूव करेंगे, और जो अपना पॉजिटिव चार्ज है ये निगेटिव पोटेंशियल की तरफ क्या होगा, मूव होगा। तो यहाँ पर ये जो अपने पास इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं, इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कैथोड रेज। यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज मूव हो रहा है टुवर्ड्स द नेगेटिव पोटेंशियल, इसको हम कहते हैं एनोड रेज। तो यहाँ पर व्हाट इज कैथोड एंड व्हाट इज एनोड रेज, तो जो इलेक्ट्रॉन अपने पास मूवमेंट शो कर रहे हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ अपना ग्लास ट्यूब, उसको हम क्या कहेंगे, कैथोड रेज। और जो पॉजिटिव चार्ज मूव हो रहा है टुवर्ड्स द नेगेटिव पोटेंशियल अपना ग्लास ट्यूब का, उसको हम कहेंगे एनोड रेज। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एनोड रेज क्या है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन नहीं है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम एनोड कैथोड रेज कहा है। उसके बाद एनोड क्या है, पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट है। तो यहाँ पर अपने पास हम देखेंगे कि ईएम रेशो, इलेक्ट्रॉन एंड मास रेशियो, इलेक्ट्रॉन एंड मास रेशो अपने पास किसने लाया सबसे पहले, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसने दिया सबसे पहले, जे थॉम्सन ने अपने पास दिया। तो क्या मैं बोल सकती हूँ ये क्या है अपने पास, स्पेसिफिक रेशियो।
स्पेसिफिक रेशियो अपने पास है, तो स्पेसिफिक रेशियो है इलेक्ट्रॉन और मास रेशियो। ईएम रेशियो अगर मैं बात करती हूँ कैथोड रेस के लिए, तो ये क्या है, कांस्टेंट है। चाहे आप यहाँ पर हाइड्रोजन लेते, चाहे आप यहाँ पर हीलियम लेते, देखो चाहे आप यहाँ पर हाइड्रोजन लेते, चाहे आप हीलियम लेते, चाहे XYZ आप लेते, तो इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है ना। चाहे आप इलेक्ट्रॉन किसी X ग्लास ट्यूब से ले, चाहे आप Y से ले, चाहे आप अपने हेयर के इलेक्ट्रॉन ले, चाहे आप किसी मेटल प्लेट के इलेक्ट्रॉन ले, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन होता है, उसका मास, उसका चार्ज जो अपने पास है सेम होता है। तो कैथोड रे डिपेंड नहीं करती कि आपने किस तरीके की ग्लास ट्यूब में किस तरीके की गैस ली है। वाइल एनोड रे पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज हर एक मेटल के लिए अलग हो सकता है। लाइक आपने अल्कली मेटल लिए है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन देते हैं, अगर आपने अल्कली अर्थ मेटल लिए है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज तो वेरिएबल है ना, ईएम रेशियो वेरिएबल है, बट इलेक्ट्रॉन का जो अपना इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है, चाहे आप किसी भी जगह से इलेक्ट्रॉन ले, ईएम रेशियो जो है इलेक्ट्रॉन का कैथोड रे का वो डिपेंड नहीं करता कि आपने किस तरीके की गैस ली है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ईएम रेशियो ऑफ कैथोड रे। कैथोड रे मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स डजंट डिपेंड ऑन आपने किस तरीके की क्या ली है, गैस ली है, डजंट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस, फील्ड इन द गैस ग्लास ट्यूब, किस तरीके की अपने पास एटम है इस पर डिपेंड नहीं करती, किस तरीके की गैस आपने ली है इस पर डिपेंड नहीं करता है। उसके बाद एनोड रेस, अपना एनोड रेस जो है वो डिपेंड करता है ईएम, यहाँ हम लिख सकते हैं इस टाइप का, ईएम रेशियो इलेक्ट्रॉन एंड मास रेशियो ऑफ अपना जो एनोड रे है, एनोड रेस आर डिपेंडेंट ऑन किस पर, द नेचर ऑफ गैस, किस तरीके की आपने गैस ली है, हाइड्रोजन ली है, हीलियम ली है या फिर अदर ली है। यहाँ पर ईएम रेशियो सबसे पहले किसने डिफाइन किया, थॉमसन, जे थॉमसन ने डिफाइन किया। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है ये सबसे पहले अपने पास किसने दिया, ये दिया अपने पास मिलिकन ने। अपने पास यहाँ लिखो, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है ये सबसे पहले क्वेश्चन आता है, बिकॉज ये थोड़े से जो पॉइंट है एनसीईआरटी ने एडिशनली दी है। तो अपने पास इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है ये अपने पास सबसे पहले किसने दिया, मिलिकन्स ने दिया। किस एक्सपेरिमेंट से दिया, तो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से जो मिलिकन्स हैं इन्होंने इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज को निकाला था। तो यहाँ पर अभी तक के हमने इतनी चीज़ें पढ़े हैं। सबसे पहले मैंने डुअल नेचर में अपने को क्या कहा, 2 नेचर अपने पास होते हैं रेडिएशन के। पहला नेचर होता है उसका वेव नेचर, वेव के फॉर्म में जो है वो अपनी लाइट जो है वो ट्रैवल होती है, चाहे सन से हो चाहे वो अदर किसी भी सोर्स से हो। उसके बाद हमने पार्टिकल देखा, जिस पार्टिकल के फॉर्म में लाइट ट्रैवल होती है उसको फोटॉन कहते हैं। फोटॉन की अगर मैं बात करूं तो फोटॉन की एनर्जी होती है, एनर्जी डिपेंड करती है अपने पास किस पर, वेवलेंथ पर और फ्रीक्वेंसी पर। अपने पास वेवलेंथ पर इनवर्सली डिपेंडेंट होती है और अपने जो फ्रीक्वेंसी है इस पर डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है, क्योंकि मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, E = h म्यू। और ये क्या है अपने पास, ये क्या है अपने पास, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पर डायरेक्टली डिपेंडेंट है। और मैंने क्या कहा था, विब ग्योर, तो जा रहे हैं वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है। मैंने आपको ये भी कहा था कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, c/λ। ये क्या है अपने पास, वेलोसिटी ऑफ लाइट है जो कि 3 × 10⁸ अपने पास मीटर पर सेकेंड होती है। ये वेवलेंथ है, वेवलेंथ इधर जाके बढ़ रही है, मतलब कि वेवलेंथ क्या हो रही है, जैसे ही हम इधर जा रहे हैं तो वेवलेंथ क्या होती है, सॉरी वेवलेंथ अपने पास डिक्रीज होती है। अपने पास जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज हो रही है। मैंने आपको क्या कहा था, ये डायरेक्टली डिपेंडेंट है। मैंने इस वाले में जो हमने क्या कहा था, एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा होगी, बिकॉज यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है
सबसे ज़्यादा है। ओके, तो वॉयलेट वाले के लिए एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, रेड वाले के लिए एनर्जी सबसे कम होगी, बिकॉज यहाँ पर इसका इन्वर्स रिलेशन था। बिकॉज जैसे ही हम इधर जा रहे हैं, राइट साइड पर जा रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, तो एनर्जी से डायरेक्ट रिलेशन है, इट मीन्स एनर्जी भी डिक्रीज होगी। तो लाइट्स में अपने पास फोटॉन कैरी करते हैं। फोटॉन क्या है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी इस टाइप से हम डिफाइन करते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू मैंने क्या कहा था, 6.62 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डिफाइन करते हैं। जूल में अगर हमको लेके जाना है 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻19 अपने पास जूल में अपने पास एनर्जी जो है वो आ जाएगी। इसके बाद मैंने आपको क्या कहा था कि अपने पास ये है, अपने पास कैथोड एंड एनोड रे। आयनाइज अगर मॉलिक्यूल होगा बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पर अपने पास क्या क्रिएट होता है, इलेक्ट्रॉन अपने पास निकल जाता है हाइड्रोजन एटम से, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस पर बढ़ जाता है। जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है जिसको कैथोड रे कहेंगे। इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है, चाहे आप किसी भी सोर्स से ले, चाहे आप किसी भी एटम से ले, तो यहाँ पर जो अपने पास कैथोड रे है वो किसी भी डिपेंड नहीं करती कि आपने किस तरीके का मॉलिक्यूल लिया है। जे थॉमसन ने ईएम रेशियो डिफाइन किया इलेक्ट्रॉन के लिए, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो सबसे पहले डिफाइन किया वो अपने पास मिलिकन्स ने विद द हेल्प ऑफ ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर अपने ने कैथोड और एनोड रे के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम एमिशन देखेंगे, अपने पास कितने टाइप के एमिशन होते हैं, और अपने जो इस सिलेबस में वो किस टाइप का एमिशन हम पढ़ेंगे, और एमिशन एक्चुअल में क्या होता है ये भी एमिशन। तो इलेक्ट्रॉनिक एमिशन नाम सुन के आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा कि कुछ इमिट होने वाला है। क्या इमिट होगा, इलेक्ट्रॉन इमिट हो गए। ऑब्वियसली अगर हम इलेक्ट्रॉनिक एमिशन की बात कर रहे हैं तो अपने पास क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन इमिट हो गए। इलेक्ट्रॉन कहाँ से इमिट कराने वाले हैं हम, अगर आपको पता होगा, ये एक मेटल सरफेस है, ये अपने पास क्या है, मेटल सरफेस है। अब हमने मेटल सरफेस ही क्यों लिया आपको पता चल जाएगा। मेटल के पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। अगर मैं सपोज करो सोडियम की बात करूँ, सोडियम एक मेटल है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की इसका जो अपने पास एटॉमिक नंबर होता है वो 11 है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इतनी होगी, 2 8 एंड 1। तो 1 क्या है, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है ये चाहेगा ना, ये मेटल चाहेगा कि मैं इलेक्ट्रॉन दे दूँ, मैंने इलेक्ट्रॉन दे दूँ, तो हमें इमिशन कराना है। इलेक्ट्रॉन को इस मेटल प्लेट से क्या करना है, उड़ा के लेके जाना है, इट मीन्स इजेक्ट कराना है, इमिट कराना है। तो अगर हमने यहाँ पर, अगर हम सोचो कि अगर हम यहाँ पर नॉन मेटल ले लेते, नॉन मेटल लाइक अगर मैं क्लोरीन ले लेती, तो क्लोरीन अपने पास क्या करता है, क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, ये तो इमिट कराएगा ही नहीं। दैट इज़ वाई हम जो है इमिशन के केस में, इमिशन जो है वो नॉन मेटल शो नहीं कराते, अपने मेटल जो है वो इमिशन शो कराते हैं, बिकॉज इनके पास जो है फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर अगर हमने किसी अगर हम किसी चीज़ को यहाँ पर मेटल प्लेट में क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र करा देते हैं, क्या करा देते हैं, किसी भी तरीके से हम यहाँ पर क्या दे देते हैं, एनर्जी को दे देते हैं, तो यहाँ पर से जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो जाता है, इमिट हो जाता है। इस ही प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इमिशन, बिकॉज हमने मेटल प्लेट में से इलेक्ट्रॉन को क्या करा दिया है, एमिट करा दिया है, इस वजह से इसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉनिक एमिशन। ओके, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक एमिशन ना 3 टाइप्स के अपने पास हो सकते हैं, तो इसको मैं नॉन मेटल्स हम नहीं लेंगे। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक एमिशन की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक एमिशन, तो अपने पास 4 तरीके से हम जो इलेक्ट्रॉन को हैं क्या करा सकते हैं, इजेक्ट करा सकते हैं फ्रॉम मेटल सरफेस। बिकॉज एनर्जी जो हम दे रहे हैं वो 4 तरीके से हम एनर्जी दे सकते हैं। एनर्जी हम टेम्परेचर के फॉर्म में दे सकते हैं, क्या किसके फॉर्म में दे सकते हैं, टेम्परेचर के फॉर्म में दे सकते हैं। अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो यहाँ में से इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट हो गए, तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक एमिशन अपने को देखा जाएगा, एमिशन हो जाएगा। उसके बाद अपने पास हम ये भी तो कर सकते हैं कि हम लाइट के फॉर्म में दे सकते हैं। अगर हम धूप में रहते हैं तो क्या होता है, एकदम हम क्या हो जाते हैं, हमें गर्म फील होता है ना, गर्म फील होता है बिल्कुल। ये क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पर से भी तो हमको एनर्जी मिल रही है। तो अगर हम मेटल प्लेट की बात करें, यही एनर्जी हम अगर मेटल प्लेट को देते हैं
वो इलेक्ट्रॉन को इमिट कराती है। हम इमिट नहीं कर पाएंगे बिकॉज हम मेटल नहीं है, बट अगर हम मेटल प्लेट को देते हैं तो इमिट कराती है इस एनर्जी को जो हमें सन से मिल रही है। लाइट को हम क्या कहते हैं? फोटो। तो वो क्या हो जाएगी? फोटो इलेक्ट्रॉनिक एमिशन। लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फोटो इलेक्ट्रॉनिक एमिशन। ये किसकी वजह से हो रहा है? अपने पास लाइट की वजह से हो रहा है। एनर्जी गिवन बाय, यहाँ पर हम लिखेंगे एनर्जी गिवन बाय सनलाइट बोल सकते हैं या फिर लाइट बोल सकते हैं, सनलाइट से भी मिलती है। उसके बाद अपने पास टेम्परेचर हो गया, फोटो इलेक्ट्रॉनिक एमिशन हो गया, फील्ड एमिशन भी हो सकता है, वोल्टाइक एमिशन जिसको हम बोलते हैं। फील्ड एमिशन क्या है मैं बताती हूँ, एमिशन या फिर वोल्टाइक एमिशन। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था? ग्लास ट्यूब देखा था। पॉजिटिव एक पोटेंशियल था, एक नेगेटिव था इस ग्लास ट्यूब के अंदर। ग्लास ट्यूब के अंदर क्या भरा था? मॉलिक्यूल्स भरे थे। हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव अपनी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है। यहाँ पर क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, बिकॉज पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है? पोटेंशियल ऑलरेडी यहाँ पर क्या है? क्रिएट है। तो ये फील्ड जो हम पॉजिटिव से नेगेटिव तक भेज रहे हैं, इस फील्ड की वजह से भी अपने पास क्या होगा? इमिशन होगा। इसको हम कहते हैं फील्ड इमिशन या फिर वोल्टाइक इमिशन। बिकॉज ऑफ, यहाँ पर हम लिखेंगे इमिशन बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमने क्या भेजी? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस वजह से एमिशन हो सकता है। फोर्थ अपने पास रीजन आता है, तो अपने पास टेम्परेचर, एक लाइट की वजह से, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। दूसरा अपने पास फोर्थ आता है सेकेंडरी इमिशन। तो ये सेकेंडरी इमिशन क्या है? सेकेंडरी इमिशन क्या होता है? जैसे कि आपको आगे वाले ने धक्का, अब आप एक लाइन में लगे हो, आपके पीछे भी कोई लगा है एज वेल एज आपके आगे भी। अगर पीछे वाले ने आपको धक्का दिया तो आपका धक्का, जो आपका जो फोर्स है मैं बोलूँगी, वो आगे वाले को भी लगेगा। तो आपको पीछे वाले ने जो है वो फोर्स लगाया तो आपके आगे वाले को भी लगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? आपकी वजह से आगे वाले को फोर्स लगा, तो यहाँ पर क्या हुआ? सेकेंडरी फोर्स लगा। तो यहाँ पर वैसा ही होगा। सपोज करो यहाँ पर एक मेटल प्लेट है, आगे अपने पास इलेक्ट्रॉन आए, आगे किसी भी इससे इलेक्ट्रॉन आए और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इसको इमिट करा दिया, तो यहाँ पर हम बोलेंगे ये क्या है? सेकेंडरी एमिशन अपने पास होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने ही इलेक्ट्रॉन को इमिट करा दिया। बाकी केस में क्या है कि टेम्परेचर की वजह से, इसमें फोटॉन, यहाँ पर फोटॉन गिरे लाइट के फॉर्म में, बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हुआ, बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, इसीलिए इसको सेकेंडरी एमिशन कहा गया। तो इस सब में आपको जो है ये वाला आपके सिलेबस में है फोटो इलेक्ट्रॉनिक एमिशन, जिसको हम क्या कहते हैं? अपने पास एनर्जी, मतलब लाइट एनर्जी के जो फॉर्म में है, फोटोन को इमिट कराएंगे। तो यहाँ पर अपने पास आता है दूसरा टॉपिक मैं बोलूँगी, विच इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो मीन्स लाइट। तो लाइट के फॉर्म में फोटॉन आते हैं और इलेक्ट्रॉन को इमिट करा देते हैं, वही फोटो इलेक्ट्रॉनिक क्या है? अपने पास इफेक्ट है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? फिनोमिनन ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन कराएंगे कहाँ से? फ्रॉम दी मेटल सरफेस। क्या लिखेंगे? फ्रॉम दी, कैसे? टू क्या करेंगे? टू गिव सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी, सफिशिएंट मैं बोलूँगी हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अगर हम फॉल अपॉन, अगर हम मेटल सरफेस, सपोज करो ये अपने पास क्या है? ये एक मेटल सरफेस है। अगर इस मेटल सरफेस में से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे जो इमिट कराने के लिए रेडी है, तो यहाँ पर हमने कुछ सफिशिएंट हाई फ्रीक्वेंसी की यहाँ पर से लाइट भेजे और अगर इस लाइट ने इलेक्ट्रॉन को इमिट करा दिया, इस इमिशन को हम क्या कहेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बस इतना ही है कि यहाँ पर अपने पास फोटो, लाइट में क्या होता है? फोटॉन होगा। तो यहाँ पर जो फोटॉन प्रेजेंट है उन्होंने इस इलेक्ट्रॉन को इमिट करा दिया, इसको फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कहते हैं।
बस इतना ही है। ये जो अपने पास सबसे पहले डिस्कवर किया गया ये फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, ये हर्ट्ज ने डिस्कवर किया गया। बट आपको यहाँ पर एक मेन चीज़ लिखा है जो आपने फोकस नहीं किए होंगे मे बी, विच इज़ हाई फ्रीक्वेंसी, सफिशिएंट हाई फ्रीक्वेंसी। मतलब कि क्या बोला गया है, ये एक मेटल है, मेटल प्लेट है। हर एक मेटल प्लेट का, जैसे कि हर एक शॉप में अपने पास जो प्रोडक्ट होता है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, वैल्यूएबल प्रोडक्ट अपने पास होता है। लाइक आप बिस्किट के पैकेट लेते हैं, लाइक आप किसी भी प्रोडक्ट को लेते हैं तो उसकी एक कीमत होती है। वैसे ही मेटल प्लेट सरफेस की एक कीमत होती है, उसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं। वर्क फंक्शन होता है जो कि कहता है अगर आप इतनी वर्क फंक्शन की इस लाइट को नहीं भेजोगे तो यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा। तो यहाँ पर अपने पास हर एक मेटल सरफेस की अलग अलग क्या होती हैं, वर्क फंक्शन होती हैं। ये अपने पास क्या है, वर्क फंक्शन। एक इफेक्ट क्या होता है, यहाँ पर हमने देखा किसी भी मेटल प्लेट पर, बिकॉज इनके मेटल में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, फ्री होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एमिट कराया जा सकता है मेटल के प्लेट से। तो किसी भी मेटल की अगर मैं बात करूँ तो उसका कुछ ना कुछ वर्क फंक्शन होता है, हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। तो यहाँ पर लाइट की वजह से, किसी भी मतलब हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट से अपने पास मेटल पर हम क्या कराएंगे, इमिट कराएंगे, सॉरी लाइट को क्या कराएंगे हम, और यहाँ पर अपने पास इजेक्शन हो जाता है, इमिशन हो जाता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का। इस इफेक्ट को, इस सारे इफेक्ट्स को हमने क्या कहा था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें इलेक्ट्रॉन का इमिशन इजेक्शन किया जाता है। तो हमने क्या देखा था, ये अपने पास था कोई भी मेटल प्लेट, ये था अपने पास मेटल प्लेट बोलो, मेटल सरफेस बोलो, इसका कुछ ना कुछ वर्क फंक्शन अपने पास होता था। अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग वर्क फंक्शन अपने पास होते हैं। वर्क फंक्शन क्या होता है, मिनिमम अपने पास एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिट या फिर इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, कहाँ से, इस मेटल की सरफेस से। तो मिनिमम हम जितनी एनर्जी यहाँ पर रिक्वायर्ड है ताकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इमिशन कराया जा सके, इसको हम क्या बोलते हैं, इसका वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर एनर्जी दी थी, एनर्जी अपने ने दी थी, कितने फॉर्म में दी थी हमने वो सब देखा था, टेम्परेचर के फॉर्म में दे सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉनिक जो हम देख रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके बाद हमने देखा था फील्ड और सेकेंडरी इमिशन सब देखा था। और यहाँ पर एनर्जी हम दे रहे हैं, तो यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम देखेंगे कि लाइट के फॉर्म में हम एनर्जी देंगे और यहाँ से अपने पास क्या कराएंगे, इलेक्ट्रॉन को एमिट कराएंगे। क्या कराएंगे, एमिट कराएंगे। बट अगर मैं बात करती हूँ, एक शॉप का एग्जांपल देती हूँ, शॉप में क्या होता है, अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, उनका अलग अलग प्राइस होता है। वैसे ही अलग अलग अपने जो एलिमेंट्स हैं, अपने पास अलग अलग मेटल हैं, उनका अलग अलग वर्क फंक्शन होता है कि इतनी एनर्जी चाहिए ताकि यहाँ में से आप इलेक्ट्रॉन को इमिट कराएं और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो कराएं। तो यहाँ पर अपने पास आता है सब एक कॉन्सेप्ट विच इज़ शॉप का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताती हूँ कि अगर कोई शॉप में अगर आप जाते हैं, अगर आप किसी शॉप में जाते हैं और यहाँ पर आपको 3 सिनेरियो दिखते हैं। सपोज करिए इस प्रोडक्ट की वैल्यू अपने पास कितनी है, 20 रुपीज़ है। क्या करेंगे, सपोज करेंगे इस प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो 20 रुपीज़ है। आपके पास कितने रुपीज़ हैं, अभी 10 रुपीज़ हैं। तो क्या आप इस प्रोडक्ट को ले सकेंगे, बिल्कुल नहीं, आप इस प्रोडक्ट को नहीं ले सकेंगे। बट सेकेंड सिनेरियो अपने पास आता है 20 रुपीज़ अगर आपके पास है तो प्रॉपर, तो आप इस प्रोडक्ट को तो ले पाएंगे, बिल्कुल ले पाएंगे। थर्ड केस अपने पास आता है कि आपके पास अगर 25 रुपीज़ है तो आप इस प्रोडक्ट को ले भी पाएंगे, एज वेल एज 5 रुपीज़ आपके पास बच भी जाएंगे। तो अपने पास प्रोडक्ट भी ले लिया और अपने पास जो पैसे बचे 5 रुपीज़, ये अपने पास पैसे बच भी गए। तो पहला केस था कि आपके प्रोडक्ट लेने के लिए पैसे कम पड़ गए, दूसरा प्रोडक्ट के लिए बराबर पैसे थे अपने पास, और तीसरा केस अपने पास है कुछ पैसे अपने पास प्रोडक्ट लेने के बावजूद भी बच गए। तो ऐसे ही 3 केस हम पढ़ेंगे। ऐसा ही सेम अपने पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, जिसमें अगर मैं बात करूं, सपोज करिए अपने एक मेटल सरफेस है जिसका कुछ ना कुछ वर्क फंक्शन है। पहला केस ये हो सकता है, आपने जो एनर्जी दी है, एनर्जी जो आप देते हैं, इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी, एनर्जी ऑफ
फोटोन कहते हैं, बिकॉज इंसिडेंट रे में अपने पास क्या हो गए, फोटॉन्स हो गए, तो एनर्जी ऑफ फोटॉन्स कहेंगे। एनर्जी ऑफ फोटॉन्स की अगर मैं बात करूं, पहला केस ये हो सकता है कि इस एनर्जी ऑफ फोटॉन जो है, पहला केस क्या था, वो लेसर देन वर्क फंक्शन है, मतलब वर्क फंक्शन में अपने पास ये ज़्यादा एनर्जी मांग रहा है और हमारे पास एनर्जी कम है, तो इस केस में कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा सिनेरियो अपने पास ये आता है कि अपने पास जो फोटोन की एनर्जी है वो इक्वल है वर्क फंक्शन के, तो यहाँ पर सेकेंड केस क्या है कि अपने पास ये इक्वल वाला सिनेरियो है, जितनी एनर्जी अपने को रिक्वायर्ड है वर्क फंक्शन इस मेटल के लिए ताकि इलेक्ट्रॉन इमिट हो सके, उतना ही अपने पास फोटोन के पास एनर्जी है, तो यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। बट कोई एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी हम बोलते हैं, इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पर जो शिल्लक पैसे हम बोल सकते हैं, जो अपने पास पैसे बचे हैं उसको हम यहाँ पर बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज बाकी की जो एनर्जी, जैसे कि मैं बोलूँगी कि अगर इस केस में जितनी एनर्जी चाहिए उतनी ही एनर्जी अपने पास दी गई है, तो कोई भी काइनेटिक एनर्जी बचने के चांसेस नहीं है। थर्ड केस अपने पास आ जाता है, अगर इस फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो गई तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो शो होना है, बट काइनेटिक एनर्जी भी अपने पास ज़ीरो नहीं होगी, मतलब कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी अपने पास बच जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी किस केस में बचेगी, जब फोटोन जो आप एनर्जी दे रहे हैं वर्क फंक्शन से ज़्यादा है। आपके पास पैसे कब बचेंगे, जब प्रोडक्ट की कीमत आपके पास जो पैसे है उससे कम है, तब अपने पास जो है अपने पास कुछ पैसे बचेंगे, मतलब काइनेटिक एनर्जी बचेगी। तो अपने पास यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इमिट आप करा रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इमिट हो रहा है, इसको हमने कहा फोटो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये फोटोन के गिरने की वजह से मेटल प्लेट पर फोटोन के गिरने की वजह से इलेक्ट्रॉन निकला है, तो ये फोटो करंट है। अब इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से मूव करता है, इलेक्ट्रॉन अगर निकला, इलेक्ट्रॉन को करंट भी तो प्रोड्यूस कर सकता है, किसी इलेक्ट्रॉन में करंट प्रोड्यूस होगा, इस करंट को हम क्या कहेंगे, इस करंट को हम कहेंगे फोटो करंट। फोटो करंट कब पॉसिबल है, करंट तभी पॉसिबल है जब ये इलेक्ट्रॉन मूविंग है, मतलब अगर इस इलेक्ट्रॉन के साथ साथ कुछ काइनेटिक एनर्जी भी है तभी फोटो करंट जो है प्रोड्यूस होगा। तो ना इस केस में फोटो करंट प्रोड्यूस होगा ना इस केस में होगा, यहाँ पर जो है वो फोटो करंट अपने पास क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, बिकॉज यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो नहीं है, इलेक्ट्रॉन को एडिशनल कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी मिली है, मतलब कि आपके पास अगर एक्स्ट्रा पैसे बचे हैं तभी आपके पास क्या होगा, आप करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब आप आगे जो है कुछ सामान को और ले सकते हैं। अब हम सपोज कर सकते हैं ऐसा कि फोटो करंट जो है अपने पास प्रोड्यूस तभी होगा अगर एडिशनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी अपने पास प्रेजेंट होती है, और ये कब पॉसिबल होगा, अगर आपकी एनर्जी, फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगी। ओके, तो इसके बाद हम देखते हैं, तो इसके बाद हम ये भी बोल सकते हैं, इसके बाद हम क्या बोल सकते हैं कि एनर्जी इस फोटोन की वर्क फंक्शन के बराबर होगी और काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, मतलब कि आपके पास जो आप जो पैसे दे रहे हो, आपने जो पैसे दिए हैं वो पैसे एक तो प्रोडक्ट में जाएंगे, एक तो वो बच जाएंगे, यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब कि ये वो है, आपने जो पैसे लगाए वो किसके बराबर है, आपने जो प्रोडक्ट लिए और आपके पास पैसे कितने बचे, यही तो है, सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि आपने जो एनर्जी दी यहाँ पर ताकि इलेक्ट्रॉन इमिट हो सके, वो इस वर्क फंक्शन एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो ये अपने पास एक क्या जाता है, फॉर्मूला आ जाता है। इसके बाद हमने देखा अलग अलग मेटल का अलग अलग वर्क फंक्शन होता है, अलग अलग वर्क फंक्शन है, तो अलग अलग मेटल प्लेट जो है वो अलग अलग फोटो सेंसिटिव हो गए, कुछ लेसर फोटो सेंसिटिव हो गए, कुछ ज़्यादा फोटो सेंसिटिव। तो फोटो सेंसिटिव क्या है, फोटो सेंसिटिव होने का मतलब है कि एनर्जी के आने पर जो फट से इलेक्ट्रॉन इमिट करा दे वो ज़्यादा फोटो सेंसिटिव होगा, जो एनर्जी जैसे गिरने पर इलेक्ट्रॉन को इमिट करा दे वो ज़्यादा फोटो सेंसिटिव है। मतलब कि अगर अपने पास
इसकी कीमत है 20 रुपये, तो बहुत कम है। अगर इसकी कीमत 20 रुपये है तो इसको ज़्यादा लोग जो है वो ले सकते हैं, बिकॉज इसकी कीमत जो है, प्राइस जो है वो बहुत कम है। अगर इसकी प्राइस 1000 रुपीज़ होती तो मे बी इसको जो है वो लोग कम इसको खरीदते। मतलब कि यहाँ पर वर्क फंक्शन जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा फोटो सेंसिटिव कोई होगा। अगर यहाँ पर मैं लिखूँ वर्क फंक्शन कैसा है, वर्क फंक्शन अगर ग्रेटर है, मतलब अगर ज़्यादा कीमत आप रख रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट की, कि मोर इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू शो फोटो, अपने पास फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। अगर वो ज़्यादा एनर्जी ले रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने के लिए, मतलब हम बोल सकते हैं कम इजी से जो इलेक्ट्रॉन है वो निकलेगा। तो यहाँ पर मैं बोलूँगी लेसर इजी टू कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब कीमत जितनी ज़्यादा रहेगी तो लेने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। ओके, उसके बाद में हम बोलेंगे कि वो लेसर क्या है, फोटो सेंसिटिव होगा। तो यहाँ पर ये अपने पास पूरा कॉन्सेप्ट आ जाता है जो आपको समझना था। पहला चीज़ अगर मैं ये बोलूँ, वर्क फंक्शन अगर अपने पास ज़्यादा है तो ऑब्वियस है एनर्जी, सबके पास एनर्जी तो उतनी नहीं होगी ना जितना इस वर्क फंक्शन को रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो भैया इतना ही ज़्यादा ये एनर्जी लेगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के चांसेस कम रहेंगे, बिकॉज सारे के सारे जो अपने पास फोटॉन्स होगी उतने पास उतनी एनर्जी नहीं हो पाएगी, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है उतना आसानी से शो नहीं कर पाएगा, मतलब ये लेसर फोटो सेंसिटिव है। अगर मैं बोलूँगी कि वर्क फंक्शन कितना, अगर वर्क फंक्शन कम है, लेसर इज द वर्क फंक्शन, मोर इज द क्या है, फोटो सेंसिटिव कोई भी मेटल। तो यहाँ पर अपने पास जो है, उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे अलग अलग जो लाइट अपने पास देख रहे थे ना, विबग्योर, तो यहाँ पर अलग अलग लाइट आएगी। कौन सी लाइट है जो सबसे ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करती है, कौन सी लाइट जो है जिनके पास कम एनर्जी है और वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कराती है। मैंने आपको इससे पहले भी आपको क्या कहा था, विबग्योर वाला आपको मैंने एक फॉर्मेट सुनाया था, विबग्योर। तो यहाँ पर हम जाते हैं तो वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज होती है, जो अपने पास फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज होती है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, एनर्जी का फॉर्मूला था एच न्यू, ये क्या था, फ्रीक्वेंसी c डिवाइडेड बाय लैम्डा, मतलब वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। तो मैंने ये कहा था आपको, तो ये मैं बोल सकती हूँ एनर्जी h c डिवाइडेड बाय लैम्डा, इससे पहले भी मैंने कहा था। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपने पास फ्रीक्वेंसी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी एनर्जी उतनी कम होगी। ओके, वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर अगर मैं ले लूँ, यहाँ पर अगर मैं आपको ले लूँ, सपोज करो एक एग्जांपल लेती हूँ, ये मेरे पास एक मेटल है, मेटल प्लेट मेरे पास है, यहाँ पर मैंने एक वॉयलेट लाइट गिराई, जैसे मैं लाइट गिरा रही थी, तो इसने जो है अपने पास वॉयलेट लाइट ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं किया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वॉयलेट वाला कलर जो शो नहीं कर पाया, तो क्या अपने पास ग्रीन वाला शो कर पाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा ग्रीन वाला। जब वॉयलेट वाले ने नहीं करवाया तो ग्रीन वाला करवाएगा या नहीं। तो देखो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर जाके घट रही है। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो है वो वॉयलेट वाले कलर की थी, वॉयलेट वाले की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी थी, मतलब कि एनर्जी इसमें सबसे ज़्यादा थी। ग्रीन वाला यहाँ पर आ रहा है, ग्रीन वाला, तो जैसे ही हम राइट साइड में जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी तो डिक्रीज हो रही है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज होगी। ग्रीन वाला जो अपने पास है उसकी तो एनर्जी कम है ना वॉयलेट वाले से, अगर ज़्यादा एनर्जी वाला नहीं करवा पाया, अगर 30 रुपीज़ देने वाला इस प्रोडक्ट को नहीं खरीद पाया तो 20 रुपीज़ देने वाला क्या खरीद पाएगा इस प्रोडक्ट को, बिकॉज इसकी जो एनर्जी है वॉयलेट वाले से कम है। 30 वाले ने इस प्रोडक्ट को नहीं खरीद पाया तो 20 वाला कैसे खरीद पाएगा। तो यहाँ पर भी जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं होगा। दूसरा अगर मैं एग्जांपल आपके पास लूँ, अगर ये मेरे पास एक मेटल है,
अगर ये मेरे पास एक मेटल है, अगर रेड वाला जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कर रहा है, शो कर रहा है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इंडिगो वाला जो है, जो अपने पास मैं ले लेती हूँ लाइक येलो कलर, तो क्या येलो कलर वाला अपने पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर पाएगा? रेड वाले ने करवा दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो देखो जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं एनर्जी इंक्रीज हो रही है क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, ओके तो देखिए जैसे ही मैं इधर जा रही हूँ तो ये क्या हो रही है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो रेड वाले की अगर मैं बात करूँ, रेड वाले में एनर्जी क्या है, कम है, एनर्जी कैसी है, कम है। तो कम एनर्जी वाले ने अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करा दिया, 10 रुपीज़ देने वाले ने अगर इस प्रोडक्ट को खरीद लिया, तो येलो वाले के पास तो उससे ज़्यादा एनर्जी है, तो येलो वाले के पास अगर 15 रुपीज़ है तो क्या ये प्रोडक्ट नहीं खरीद पाएगा, ये भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर पाएगा अगर रेड वाले ने करवा दिया, बिकॉज इसके पास तो इससे ज़्यादा एनर्जी है। तो यहाँ से आपको ये कंक्लूजन आता है कि वायलेट वाला जो कलर है ये सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक है, तो ये अपने पास क्या कर पाएगा, ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करवा पाएगा। इधर वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसकी एनर्जी भी कम होगी। वॉयलेट वाले ने अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करवाया, इतनी ज़्यादा एनर्जी। तो बाकी जो चीज़ें हैं लाइक एनर्जी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, बिकॉज वो क्वेश्चंस में जो है कई बार पूछा जाता है एनर्जी से रिलेटेड, जो एनर्जी फोटोन में है, चाहे वो काइनेटिक हो चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो। जो एनर्जी होता है उसका डिमेंशन सेम होता है, एनर्जी को जूल एज वेल एज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैंने आपको कन्वर्जन भी करना बताया था कि 1 जूल कितना होता है, 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁹ अपने पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना अपने पास जूल होता है, ये मैंने आपको बता दिया था। अब एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो इसका फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। तो फोर्स का जो डिमेंशन है वो mL/T-2 अपने पास आता है। अपने पास डिस्टेंस का डिमेंशन क्या आएगा, डिस्टेंस को लेंथ में हम मेज़र करेंगे, तो अगर इन दोनों को कंबाइन किया जाए तो जो एनर्जी का डिमेंशन आएगा वो mL/T-2 करके अपने पास जाएगा। तो ये आएगा अपने पास डिमेंशन ऑफ एनर्जी। सारी एनर्जी चाहे वो काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो या फिर किसी भी टाइप की एनर्जी हो, उसका डिमेंशन आएगा mL/T-2। तो डिमेंशन जो है एनर्जी का इस तरीके से आएगा। इसके बाद में मैंने कुछ एनर्जी के फॉर्मूलेज बताए थे। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगी, एक फॉर्मूला ऐसा बताऊंगी जिससे अपने पास अगर वेवलेंथ दी गई है नैनोमीटर में हो चाहे एंगस्ट्रॉम में अगर अपने पास वेवलेंथ दी है तो हम एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एनर्जी का जो मैंने फॉर्मूला बताया था hν, इसको मैंने ऐसे करके बताया था hc/λ, ये फॉर्मूला था, बिल्कुल ये फॉर्मूला था अपने पास। ओके, तो इसके बाद में अपने पास आता है कि एनर्जी अगर अपने को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो अपने पास फॉर्मूला आता है अपने पास hc/λ। तो वेवलेंथ किस में दी होनी चाहिए, या तो नैनोमीटर में दी होनी चाहिए या तो एंगस्ट्रॉम में दी होनी चाहिए। अगर अपने पास वेवलेंथ दी है एंगस्ट्रॉम या फिर नैनोमीटर में, तब अपने पास हम एनर्जी निकाल लेंगे कहाँ पर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्वेश्चन भी कराऊंगी मैं। h अपने पास क्या था, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी अपने पास 6.62 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻, अपने पास कितना था 10⁻, अपने पास था, तो ये अपने पास वैल्यू कितनी थी -34 मल्टीप्लाइड बाय c इज दी वेलोसिटी। ये क्या थी, वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, जिसको मैं बोलूँगी 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ अपने पास थे। तो ये वैल्यू डिवाइडेड बाय अपने पास जो वेवलेंथ दी गई है, इससे हम जो है एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल सकते हैं। बट इतना सारा ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन है। तो इस वजह से यहाँ पर अपने पास दो फॉर्मूलेज आते हैं।
एक तो अपने पास अगर ये वेवलेंथ जो है नैनोमीटर में दी गई है या तो वेवलेंथ जो है वो एंगस्ट्रॉन में दी गई है, तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन आपको याद रख लेना है, बिकॉज कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहेंगे ना, दोनों एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बार बार हम अगर क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करने उसको बैठ जाए तो बहुत टाइम जाएगा। कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन, दोनों ही कांस्टेंट है तो इनका मल्टीप्लिकेशन पहले से ही याद रखना क्या हो जाएगा, अपने को इजी रह जाएगा एज कंपेयर इसको हम मल्टीप्लाई करें पूरे क्वेश्चन में, तो वो अपने को ज़्यादा टाइम लग जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो नैनोमीटर में अगर अपने पास वेवलेंथ दी गई है और एनर्जी निकालना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो अपने पास फॉर्मूला आ जाता है 1240 डिवाइडेड बाय जो वेवलेंथ दी गई है, ये फॉर्मूला है इजी, इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो ये आएगा। अगर नैनोमीटर में वेवलेंथ दी गई है तो एक जीरो नहीं लिखना है ये वाला। अगर एनर्जी अगर आपको वेवलेंथ दी गई है एंगस्ट्रॉन में तो 12400 डिवाइडेड बाय जो वेवलेंथ दी गई है एंगस्ट्रॉन में, यहाँ पर नैनोमीटर में। तो एक क्वेश्चन मैं आपको करा देती हूँ इसके बेसिस पर। तो क्वेश्चन आता है लाइक अपने पास वेवलेंथ दी गई है फोटॉन की 500 नैनोमीटर, ओके, वेवलेंथ दी गई है 500 नैनोमीटर। तो आपको बताना है एनर्जी ऑफ फोटॉन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। तो एनर्जी बतानी है, आपको क्या दिया गया है, वेवलेंथ दिया गया है, तो बाकी आपके पास एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है hc डिवाइडेड बाय लैम्डा, ये फॉर्मूला लगाना है एनर्जी निकालने के लिए जब वेवलेंथ दी गई है। ये तो अपने पास एक कांस्टेंट वैल्यू है तो कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है, इसको मैं पहले कन्वर्ट कर देती हूँ इनटू एंगस्ट्रॉन, ओके। तो एंगस्ट्रॉन में कन्वर्ट अगर मैं करूँगी तो एक जीरो एडिशनल आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगी 12400, बिकॉज एंगस्ट्रॉन में कन्वर्ट करने के बाद 500 का 5000 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय अपने पास क्या आ जाएगा 5000। तो ये जो है अपने पास कट हो जाएगा और अपने पास ये आंसर जो है 2.48 अपने पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। अगर आपको इसको एंगस्ट्रॉन में नहीं कन्वर्ट करना है, सीधा नैनोमीटर से सॉल्व करना है, फिर भी हम कर सकते हैं, सीधा नैनोमीटर में रख के सॉल्व करते हैं। नैनोमीटर के लिए हम क्या करेंगे, एनर्जी इज इक्वल्स टू 1240 डिवाइडेड बाय 500। हमने पहले इस वाले में क्या किया, एंगस्ट्रॉन में कन्वर्ट कर दिया था, बट एंगस्ट्रॉन में कन्वर्ट ना करने से अच्छा है आप ये वाली स्टेप फॉलो करें। तो यहाँ पर अपने पास क्या आएगा, नैनोमीटर में अगर हमने लिया तो एक जीरो नहीं लगाना है, तो यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगा 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही। तो ये था अपने पास क्वेश्चन, इसके बेसिस पर एनर्जी का डिमेंशन याद रखना है MLT-2, बिकॉज ये एनर्जी अपना जो फॉर्मूला एनर्जी का फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट आता है। अगर आपको वेवलेंथ दी गई है या तो वो नैनोमीटर में दी गई है तो एक जीरो आपको इस फॉर्मूले में नहीं लगाना है। एंगस्ट्रॉन में वेवलेंथ दी गई है तो 12400 वैल्यू रखना है और नीचे अपने पास वेवलेंथ रख देनी है जिस भी आपको वेवलेंथ दी गई होगी, और इससे आपको क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये था अपने पास एनर्जी का कॉन्सेप्ट। इसके बाद में हम कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे। यहाँ पर अपना जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये समझ में आपको आ जाना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके बेसिस